बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 9। आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ताकत दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है स्ट्रॉन्ग, एक हो सकती है वीक। तो हम कह सकते हैं कि एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, एक हो सकते हैं वीक। बेस एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग और दूसरी होती है वीक। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। जो हमारे पास एसिड होती है ना, इसकी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी स्ट्रॉन्ग वाली और दूसरी वीक वाली। इसी तरह बेस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग वाली और दूसरी वीक वाली होती है हमारे पास। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अच्छा, हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास है? एक हमने बल्ब लेना है। बल्ब की कितनी तारें होती हैं? बल्ब की दो तारें होती हैं। और आपके जो अंदर बिजली में सॉकेट लगा होता है, इसको बोलते हैं सॉकेट, उसके अंदर भी दो तारें होती हैं। हमने बल्ब लिया, बल्ब की अगर दोनों तारों को इसके अंदर लगा दिया, लगाने के बाद बल्ब हमारे पास ग्लो हो जाएगा, चमक जाएगा हमारे पास। अगर इस तार का कनेक्शन हम मुकम्मल कर दें, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब हमारे पास ग्लो हो जाएगा। अगर इस तार के कनेक्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ से कट, जैसे मैं यहाँ से कट करूँगा बल्ब जलना बंद हो जाएगा। अब हमने करना क्या? अब हमने लेना होता है एक बेकर। हमने क्या ले लिया? एक बेकर ले लिया। बेकर के अंदर लेंगे हम पानी। बेकर के अंदर हमने क्या लिया? पानी लिया। और कौन सा पानी लिया? हमने लिया डिस्टल वाटर। कौन सा पानी लिया? यहाँ पर हमने डिस्टल वाटर ले लिया। हमने एक बेकर लिया, बेकर के अंदर लिया पानी, पानी के अंदर बेकर लिया, बेकर के अंदर क्या लिया? पानी लिया। और पानी कौन सा हमारे पास है? डिस्टल वाटर मौजूद है हमारे पास। अच्छा, इस एक तार को लेके हम यहाँ पर डिप करेंगे और दूसरी तार को लेके यहाँ पर डिप करेंगे, तो बल्ब हमारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि जो डिस्टल वाटर होता है, डिस्टल वाटर प्योर वाटर होता है। इसके अंदर ना तो पॉजिटिव आयन होते हैं और ना ही नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। मैं पहले बता देता हूँ बिजली का करंट कैसे मूव करता है। अगर हमारे पास ये बिजली की तार है, बिजली की तार में से जो करंट मूव होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसी भी मेटल में से जो करंट मूव हो रहा होता है ना, वो मूव हो रहा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? उस एटम के आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पानी है, यानी कि सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से अगर हम चाहते हैं कि करंट मूव करे, तो मूव करने की जरूरत होती है आयंस की। किसकी जरूरत होती है? आयंस की। एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव आयन। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद हैं तो उसमें से करंट मूव हो जाएगा। अगर उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तादाद ज़्यादा है तो वो उसमें से करंट ज़्यादा मूव करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की तादाद ना होने के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें से करंट बहुत ज़्यादा कम मूव करेगा। इसी तरह हमारे पास ये बेकर लिया, बेकर के अंदर हमने डिस्टिल वाटर लिया। डिस्टिल वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद नहीं होते, क्योंकि करंट गुजारने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आयन की ज़रूरत हमें होती है हमें। अब हमारे पास क्या मौजूद है? डिस्टिल वाटर है। इसके अंदर हम डालेंगे HCl। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? इसके अंदर लेकर डाल देंगे HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा पानी के अंदर, ये बन जाएगा H पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा Cl नेगेटिव। HCl को जैसे इसके अंदर डालेंगे तो बन जाएगा H पॉजिटिव और दूसरा क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। जैसे इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तो बल्ब हमारे पास ग्लो हो जाएगा, और ग्लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, मतलब इसकी रोशनी फुल होगी। फुल ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि हमने लिए 100 मालिक्यूल लिए HCl के। 100 मालिक्यूल की चीज़ के लिए? HCl के। तो 100 के 100 मालिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव में चले जाते हैं। अगर एक हमने मादा लिया, एक यानी कि HCl लिया, अगर उसको पानी में डालते हैं, अगर वो मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो जाए, जमा नफ़ी में जाने को बोलते हैं आयोनाइज, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो जाए तो वो बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाता है। अगर 100% आयोनाइज हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसकी जगह ना HCl की जगह हम ले लेते हैं नया सब्सटेंस, यानी कि नया मादा ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एसिडिक एसिड, CH3COOH। अब हमने क्या ले लिया? एसिडिक एसिड ले लिया, इसको बोलते हैं सिरका। हमने क्या ले लिया? एसिडिक एसिड ले लिया। जैसे इसको पानी में डालेंगे, इसको उठा के इसमें डाला, मतलब कि बेकर लेंगे, बेकर के अंदर फिर डिस्टिल वाटर लेंगे, ये सोल्यूशन अलग हो गया अब हमारे पास।
अब मतलब कि उन्होंने डिस्टिल वाटर लिया, पानी लिया, उसके अंदर क्या लेंगे, एसिडिक एसिड डालेंगे। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाता है, CH3COO नेगेटिव, और दूसरा बन जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास डिस्टिल वाटर के अंदर। अब HCl के बजाय हम क्या डालेंगे, एसिडिक एसिड। जैसे डालेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, दूसरा बन जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जो बल्ब चलेगा ये बिल्कुल डिम चलता है, ना होने के बराबर, बिल्कुल मध्यम 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 चलता है, मर मर के चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो HCl होता है ना हमारे पास, इसकी अगर हम 1000 मालिक्यूल लें, कितने मालिक्यूल हैं, 1000 मालिक्यूल हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 13 लोग होते हैं जो जमा नफ़ी में जाते हैं, 13 मालिक्यूल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमा नफ़ी में जाते हैं। 1000 मालिक्यूल लिए जो सिर्फ और सिर्फ 13 गए जमा नफ़ी के अंदर, तो ये बल्ब बहुत ज़्यादा डिम चलता है। तो इसका मतलब है ये एसिडिक एसिड एक एसिड होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। वो एसिड जो मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड हम बोलते हैं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर प्रॉपर करंट के जरिए चेक कर सकते हैं, कंडक्टिविटी के जरिए घर में भी चेक हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एसिड की कहानी है, इसी तरह हमारे पास बेस की सेम टू सेम कहानी हमारे पास होती है। इसके अलावा डिस्टिल वाटर क्या होता है, चलो मैं भी अच्छे से समझा देता हूँ डिस्टिल वाटर क्या होता है हमारे पास। ये डिस्टिल वाटर बनाते कैसे हमें, हमारे पास ना एक हमारे पास फ्लास्क है, फ्लास्क का प्रॉपर एक सिस्टम वगैरह ये मैं समझा नहीं रहा, बस एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने लिया हुआ घर वाली टूटी से पानी ले लिया, मतलब कि हमारे घर में जो नलका है या टूटी है उससे पानी लेकर हमने ले लिया फ्लास्क के अंदर। उसको हम के नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसको नीचे से बॉयल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और किसकी मदद से करते हैं, बंसर बर्नर की वजह से, बंसर बर्नर की मदद से उसको पानी को गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसके बनेंगे बुखारात। जो पानी को गर्म करते रहेंगे, 100 सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है, इसको गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, इसके बनेंगे बुखारात। इसके क्या बनेंगे, बुखारात। और ये बुखारात आगे जाएंगे कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर वो अमल होता है जिसके अंदर गैस के मालिक्यूल दोबारा किसके अंदर आ जाते हैं, लिक्विड के अंदर। कंडेंसेशन या कंडेंसेशन का अमल वो होता है जब गैस के मालिक्यूल को दोबारा किस में लेकर आ जाए, लिक्विड में, उस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब हमारे पास पानी लिया, पानी को गर्म करा, गर्म करने पर इसके क्या बने, बुखारात बने। इन बुखारात को हम किस में से गुजारते हैं, कंडेंसर में। और कंडेंसर के इर्द गिर्द इन्होंने छोड़ा होता है ठंडा पानी। कौन सा पानी छोड़ा हुआ है, ठंडा पानी। अब यहाँ से गैस के मालिक्यूल जैसे गुजरेंगे ना तो यहाँ पे उनको ठंडा पानी मिलेगा इसकी दीवार के इर्द गिर्द, तो गैस के मालिक्यूल जैसे ठंडक फील महसूस करेंगे ना, दोबारा किस में आ जाएंगे, लिक्विड वाली हालत में आ जाएंगे। हमारे पास गैस लिक्विड लिया, मतलब घर वाला पानी लिया, घर वाले पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसके क्या बनते हैं, बुखारात बनते हैं। इन बुखारात को हम कंडेंसर के अंदर यानी कि ठंडा कर लेते हैं। दोबारा ठंडा करने के ऊपर जो गैस के मालिक्यूल है ना दोबारा किस वाली हालत में आ जाते हैं, लिक्विड वाली हालत में आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं। यानी कि बुखारत वाला पानी को क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर हम बोलते हैं। इस तरह ये प्रॉपर प्रोसेस होता रहता है। जो हमें पानी मिलता है, ये कौन सा पानी मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। और जो आपको पता है नमक के अंदर साल्ट वगैरह मौजूद होते हैं, वो इसके नीचे पहली वाली फ्लास्क के नीचे बैठे रहते हैं हमारे पास। इस तरह हम डिस्टिल वाटर को अलग करते हैं। और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पीछे रह जाती है। और इसके अलावा जो घर वाला पानी होता है ना, जो प्योर अभी नहीं है, उसके अंदर करंट मूव होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। यानी कि साल्ट मौजूद होता है, साल्ट यानी कि नमक मौजूद होता है, यानी कि N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट मूव होता रहता है हमारे पास। ये अब जो मेरा टॉपिक है ना, अब हमारे पास आ जाएगा एसिड्स एंड। अच्छा, इसके अलावा ये मैं समझा देता हूँ एक और चीज़। हमारे पास बेकर है, बेकर के अंदर हमने क्या लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, इसमें से करंट मूव नहीं होता। जैसे हम HCl डालेंगे तो करंट मूव हो जाएगा, क्योंकि HCl मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव में चला जाता है और करंट मूव हो जाएगा। जैसे ही हम एक इसके अंदर मादा डालेंगे, अच्छा ये इसको बोलते हैं फिर एक्वस सोल्यूशन। इसको क्या बोल देते हैं, एक्वस सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन। जैसे ही पानी के अंदर कोई चीज़ तुम डालोगे, अगर पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा, पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा। और कितनी ज़्यादा, यूँ समझ लो कि 90 से लेके 95% तक अगर पानी की मिकदार है, और 10 से लेके 5% तक अगर हमारे पास कोई और मादा है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और दूसरे मादे की मिकदार क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, पानी की मिकदार 90 से 95% पानी, और 5 से लेके 5 या 10% क्या होता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है कि ऑल दी एसिड्स, तमाम एसिड्स एंड बेसिस डू नॉट आयोनाइज, जमा नफी में नहीं जाते, इन एक्वस सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर, टू द सेम डिग्री, डिग्री बोलते हैं मिकदार में। वो कह रहे तमाम एसिड्स और बेसिस मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होते पानी वाले सोल्यूशन के अंदर सेम मिकदार से।
देयरफॉर लिहाजा दे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, इसी वजह से इनकी ताकत भी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इसको फिर हम, तो एक को बोल देते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे को क्या बोल देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। किसकी बिना पर कहना है कि आयोनाइज, अगर मुकम्मल आयोनाइज हो गए तो बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं हुए तो बोल देंगे वीक एसिड। इसी तरह हमारे पास बेस वाली कहानी भी सेम टू सेम हो जाएगी हमारे पास ये। तो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है अगर पानी में डालने के बाद मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में आइंस चले गए, उसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, रट्टा नहीं लगाना। एन एसिड, एक एसिड डेट आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब होता है जमा नफी में जाना, आइंस में जाना, यूँ कह सकते आयोनाइज यानी कि आइंस में जाना। किस में जाना, आइंस। और आइंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एन एसिड डेट आयोनाइज, एक एसिड आयोनाइज होता है कब, मुकम्मल तौर के ऊपर। एक एसिड क्या हो गया, मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो गया, जमा नफी में चला गया। इन एक्वा सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर। अगर हम डिस्टिल वाटर लें, डिस्टिल वाटर के अंदर जब हम HCl को डाल देते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। इस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एक एसिड मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो जाता है पानी वाले सोल्यूशन के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसके 100 मालिक्यूल लेंगे तो 100 के 100 पॉजिटिव और नेगेटिव में चले जाते हैं। ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड ETC आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ये। इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है दे आयोनाइज, ये जमा नफी में चले जाएंगे 100% इन एक्वा सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज इन वाटर। समझ आ गया, बिल्कुल पेपर के अंदर ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है हमारे पास। पूछेंगे डिफाइन एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, और इसकी सबकी आपको एक एक एग्जांपल भी देनी पड़ जाएगी हमारे पास। अच्छा, पहली जो एग्जांपल हमारे पास है ना, पहली एग्जांपल आ जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम पानी में डालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है H पॉजिटिव और दूसरा बन जाता है Cl नेगेटिव। तो 100 मालिक्यूल लिए, 100 के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव में चले जाते हैं। इसी तरह हम ले लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड नाम से ही पता लग रहा है ये एसिड है, तो इसको किस में डालेंगे, इसको डालेंगे पानी के अंदर, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव और दूसरा बन जाएगा NO3 नेगेटिव। इसी तरह हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किस में लेंगे, हम पानी में लेंगे। पानी में डालने के बाद देखो यहाँ पर H कितने, 2, तो यूँ लिख देना 2H पॉजिटिव, क्योंकि H पे तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। देखो H2, 2 ये वाला शुरू में लिया 2H पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा SO4। अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव कितने, 2, तो यहाँ पे लिख देना -2। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ये आपके पास ये डायग्राम आ गई है हमारे पास, ये इसको समझ लो। इसी तरह अब हम बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड वो होता है अगर पानी ले, डिस्टिल वाटर ले, उसके अंदर कोई मादा डालें, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में ना जाए, उसको बोलते हैं वीक एसिड। उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एसिड्स डैट डू नॉट आयोनाइज, एक एसिड जो डू नॉट आयोनाइज, जमा नफी में नहीं जाते कंप्लीटली मुकम्मल तौर के ऊपर, ये नहीं करें नहीं जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। एसिड्स डैट डू नॉट आयोनाइज, एक एसिड है जो मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में नहीं जा रहा, किसके अंदर, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर। इन एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वीक एसिड बोलते हैं। फीवर या फ्यू लिख सकते हो, फ्यू मालिक्यूल्स, कम मालिक्यूल या कुछ मालिक्यूल जो वीक एसिड्स आयोनाइज इन वाटर। अगर कुछ मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं जमा नफी के अंदर, और वो जो कुछ मालिक्यूल जमा नफी में जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। और फीवर, फीवाई या फ्यू बोल देना, इसका क्या मतलब होगा, कम। इस नाम फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी एथेनोइक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड। कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, एसिडिक एसिड। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है सिरका। हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, सिरका। उसको ये जो क्या लिखा हुआ है, ये सिरका जो आप लोग चावल वगैरह में डालते हैं, मतलब कि जायका डालने के लिए, इसके अलावा गोश्त वगैरह पे भी लगाते हैं सिरका वगैरह। अच्छा, जो सिरका होता है ना, सिरके के अंदर ना मौजूद होता है 95% मौजूद होता है वाटर। 95% क्या मौजूद होता है, ये वाटर। सिरका जो हमारे घरों में आता है ना, उसके अंदर जो सिरके की जो बोतल होती है उसके अंदर कितने % पानी होता है, 95%। और 5% क्या मौजूद होता है, 5% मौजूद होता है एसिडिक एसिड। क्या मौजूद होता है, एसिडिक एसिड। उसका फार्मूला होता है
CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। अच्छा, हमारे पास 95% क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, और 5% मौजूद क्या होता है, सिर्फ एसिडिक एसिड मौजूद होता है। इसको जो मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं हम। अच्छा, जो एसिडिक एसिड होते हैं ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, इसको अगर हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1000 मालिक्यूल में से सिर्फ 13 मालिक्यूल जमा नफी में जाते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये वीक एसिड की एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास। ये मैंने आपको समझा दिया था पहले शुरू के अंदर ही, जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एसिडिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड, विच इज ए फाउंड, हमें मिलता है किसके अंदर मिलता है, ये विनीगर, विनीगर बोलते हैं सिरके के अंदर। आयोनाइजेस ओनली अप टू 5% इन वाटर, जब इसको पानी में डालते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट जमा नफी में जाते हैं, 5%। अगर 100% जाता स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कितने परसेंट जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5%, इसको बोलते हैं वीक एसिड। सो एथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड। समझ आ गया अच्छे से। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड वो होता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो, तो मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में ना आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। अब जैसे इसको बोलते हैं, ये सिरका की बोतलें हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास क्या, सिरके की बोतल है, इसको बोलते हैं विनीगर, इंग्लिश में बोलते हैं विनीगर, उर्दू में बोलते हैं सिरका। इसके अंदर कितने परसेंट एसिडिक एसिड मौजूद होता है, 5%, और पानी कितना मौजूद होता है, 95% मौजूद होता है। ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। CH3COOH, एसिडिक एसिड को किसके अंदर डालेंगे, एसिडिक एसिड को डालेंगे हम पानी में, तो पानी में डालने के बाद एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसकी अगर हम ले लेते हैं 1000 मालिक्यूल, तो सिर्फ और सिर्फ कितने मालिक्यूल जमा नफी में जाएंगे, 13 मालिक्यूल। 13 मालिक्यूल नेगेटिव वाले बनेंगे और 13 बनेंगे पॉजिटिव वाले बनेंगे हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है हमारे पास। अच्छा, वही कहानी होगी जो एसिड के साथ हमारे पास थी। अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं बेस, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में चले जाते हैं तो बोल देंगे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर ना जाए उसको बोल देंगे वीक बेस हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बेस ए बेस डेट आयोनाइज, ए बेस जो जमा नफी में चली गई है मुकम्मल तौर के ऊपर, या 100% चली गई है किसके अंदर, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर। पानी वाला सोल्यूशन लिया, उसके अंदर डालेंगे बेस, अगर वो मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में चली जाए, इस टर्म में या इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और सोडियम Na बोलते हैं सोडियम, तो बोल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है, क्योंकि इसके मुकम्मल जमा नफी में चले जाते हैं। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसकी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सॉलिड हालत के अंदर, जैसे इसको डालेंगे पानी के अंदर तो बन जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास। अगर हमने 100 मालिक्यूल लिए तो 100 की 100 मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में चले जाते हैं। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, बल्ब के ज़रिए प्रॉपर घर में इसको चेक हम खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या ले लेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, के का मतलब क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड हालत के अंदर, इधर लिख देना पानी, जैसे ही पानी में डालेंगे तो के पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं समझा देता हूँ आपको ताकि लिखने में आसानी है। ये हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको किस में डालेंगे, इसको डालेंगे हम पानी के अंदर, किस में डालेंगे, पानी के अंदर। अब यहाँ देखो OH के साथ क्या लिखा हुआ है नीचे 2, तो यूँ लिख देना OH नेगेटिव, और जो नीचे वाला 2 इसको शुरू में ले आओ, आ गया हमारे पास। इसके पीछे एक आएगा कैल्शियम, अब ये बनेगा तो पॉजिटिव वाला, क्योंकि एक बन गया नेगेटिव वाला, दूसरा बनेगा पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास नेगेटिव वाले कितने, 2, तो यहाँ पर लिख देना 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाले मौजूद हैं और 2 नेगेटिव वाले मौजूद हैं। इसी वजह से इस एटम के ऊपर ना तो जमा लिख रहे हैं ना नफी लिख रहे हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव वाले मौजूद हैं और 2 नेगेटिव वाले हमारे पास मौजूद हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल आती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC वगैरह आ जाती है हमारे पास ये। इसी तरह हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक हो जाएगा वीक बेस। वीक बेस क्या आती है, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर जमा नफी में नहीं जाते उसको क्या बोल देते हैं, वीक बेस हम बोलते हैं। तो वीक बेस ए बेस डेट आयोनाइज, एक बेस जमा नफी में चली गई है टू लीटर, थोड़ी सी एक्सटेंट, थोड़ी सी मिकदार में, थोड़ी सी हद। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, कम या हद, कम हद तक, लीटर का कम, एक्सटेंट हद।
एक बेस आयोनाइज जमानफी में चली गई है कम हद तक, इस कार्ड है वीक बेस, इसको क्या बोल देते हैं, वीक बेस हम बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास सच बेसिस प्रोड्यूसिस फ्यू या फीवर OH नेगेटिव आइंस एक्वस सोल्यूशन। तो हमारे जो बेसिस होती है ना वो बहुत कम मिकदार के अंदर OH नेगेटिव, जब OH नेगेटिव की मिकदार कम हो जाती है ना तो बेस भी हमारे पास क्या हो जाती है, वीक बेस हो जाती है हमारे पास ये। फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH को जैसे देखोगे आपने यह बोल देना हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया ATC आर वीक बेसिस के अंदर आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दे दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है, ये लिखना एल्यूमिनियम और यहाँ पे लिख देना हाइड्रो ऑक्साइड। और ये मैं बात आपको चैप्टर नंबर 7 में बता दूंगा, ये 3 कैसे आते हैं, इस पर पॉजिटिव 3 किस वजह से आ रहा है हमारे पास ये। अब हमारे पास हमने ले लेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो OH कितने हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आप लेने लिखना 3OH नेगेटिव, ये 3 शुरू में आ गया। अब हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, ये OH नेगेटिव कितने 3 है, तो यहाँ लिख देंगे +3, तो +3 वाले और 3 नेगेटिव वाले इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को किसके अंदर डालेंगे, पानी में, जैसे ही पानी में डालेंगे ना इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इस सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन हम बोलते हैं। समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो मुकम्मल तौर के ऊपर आयोनाइज हो जाता है, और उसकी एग्जाम्पल में आ जाता था HCl, उसकी एग्जाम्पल में क्या आता था HCl, और नाइट्रिक एसिड HNO3 आता था। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता था, और वीक एसिड में क्या आता था एसिडिक एसिड, यानी कि सिरका वगैरह CH3 COOH की एग्जाम्पल में आता था वीक एसिड के एग्जाम्पल में। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल में आती थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आ जाता था। और जो वीक बेस के अंदर ये था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आ रहा था हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया वगैरह आ रही थी हमारे पास वीक बेस के अंदर। समझ आ गया, डिटेल से अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको, ये भी आप खुद कर लेना। ये NH4 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वाला मौजूद है और एक ही OH नेगेटिव वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस को चेक करने का ना एक तो तरीका मैंने बता दिया था आपको कि ना इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, करंट को गुजार के, करंट को गुजारने को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्ट बिजली गुजार के। एक तो तरीका हमारे पास ये होता है, हमारे पास देयर आर सेवरल वेज, काफ़ी सारे तरीके होते हैं चेक करने के स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, के ताकत के हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, या इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। जो पहला तरीका हमारे पास है, पहला तरीका कौन सा होता है, कंडक्टिविटी, बिजली को गुजार के, ये मैं तो आपको अच्छे से समझा दिया। दूसरा तरीका होता है pH पेपर, और तीसरा तरीका होता है इंडिकेटर सोल्यूशन। pH पेपर और इंडिकेटर सोल्यूशन मैं आपको ये क्लास 10th के लेक्चर के अंदर समझा दूंगा, आप मेरा वो लेक्चर जाके देख लेना अगर किसी ने इसके बारे में अच्छे से समझना है कि pH पेपर क्या होता है और इंडिकेटर सोल्यूशन क्या होता है। और कंडक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया क्योंकि वो 10th के अंदर मैंने नहीं समझाया। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।